हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोग का पहला पेपर है वो है बाल विकास का। तो उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूँगी। तो आज हम लोग ये बाल विकास की ये 39 क्लास है। मैंने आपको 38 क्लास कंप्लीट करा दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन क्लास को ना देखा हो तो उनको देखिए और क्या करिए, नोट्स भी बना लीजिए। जो हम लोग का चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था 5वां चैप्टर। जो चैप्टर का नाम है वो था व्यक्तित्व, यानी व्यक्तित्व क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि लोग होते हैं तो किन लोगों में किस प्रकार का मतलब व्यक्तित्व पाया जाता है, यानी सबका जो व्यक्तित्व होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो मैंने आपको बता दिया था सबके बारे में। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग अगला टॉपिक आएगा वो आएगा व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यानी जब व्यक्तित्व का विकास होता है तो उसको कौन कौन से कारक हैं जो कि क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। यानी व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं जो व्यक्तित्व को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो वो निम्न है। तो जानते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला कह रहा है वंशानुक्रम, दूसरा कह रहा है वातावरण। वंशानुक्रम को बोलते हैं हेरिडिटी और वातावरण को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। तो चलिए अब जानते हैं कि वंशानुक्रम का प्रभाव क्या होता है व्यक्तित्व पर और कितना पड़ता है। तो वंशानुक्रम का प्रभाव कहाँ पे पड़ेगा, व्यक्तित्व पे, और कितना पड़ता है इसके बारे में जानते हैं। व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता, आकर्षण, स्वास्थ्य अच्छे व्यक्तित्व को बनाता है। वंशानुक्रम जानते हैं आप लोग क्या होता है। जो लक्षण आप लोगों के क्या होते हैं, माता पिता से मिलते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जिनके माता पिता सुंदर होते हैं तो क्या होता है, बच्चे भी अधिकतर सुंदर ही होते हैं। तो वही कहा गया है कि मतलब शरीर का आप लोगों ने बनावट भी देखी होगी, मतलब हाइट वगैरह। तो जिन लोगों के माता पिता लंबे होते हैं तो ऐसे उनके क्या होते हैं, बच्चे भी लंबे ही होते हैं। तो वही कहा गया है कि व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता, आकर्षण, स्वास्थ्य व अच्छे व्यक्तित्व को बनाता है। ये किसके माध्यम से होता है, वंशानुक्रम के माध्यम से। जो दूसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि व्यक्ति में हार्मोन्स के कम और अधिक निकलने पर व्यक्तित्व के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यानी जो व्यक्ति में हार्मोन्स निकलते हैं, किसी में कम निकलते होंगे, किसी में ज़्यादा निकलते होंगे। देखा होगा आप लोगों ने, ये भी किससे प्राप्त होते हैं, ये भी बच्चों को माता पिता से ही प्राप्त होते हैं। तो वही कहा गया है कि व्यक्ति में हार्मोन्स के कम और अधिक निकलने पर व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आ रहा है उसके बारे में समझते हैं कि तीसरा पॉइंट कह रहा है, क्या कह रहा है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि स्नायुमंडल को क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम का भी क्या होता है, व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। यानी इंसान का नर्वस सिस्टम का हिस्सा उनके माता पिता का, उसी हिसाब से क्या होगा, उनके बच्चों पर भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि तीव्र और मंद बुद्धि का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है। यानी पेरेंट्स का जो बुद्धि है वो किस हिसाब की है, उसका भी क्या होता है, इफेक्ट बच्चों पर पड़ता है। तीव्र और मंद बुद्धि का प्रभाव, यानी अगर पेरेंट्स की बुद्धि तेज होगी तो क्या होगा, बच्चों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर मंद बुद्धि होगी तो उसका भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। किन पर, बच्चों पर पड़ता है। तो वही कहा गया है कि वंशानुक्रम का जो प्रभाव होता है वो व्यक्तित्व पर किस तरीके से पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है वातावरण का प्रभाव। वातावरण का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम लोग रहते हैं वो इन्वायरमेंट होता है। तो इसका जानते हैं कि प्रभाव कितना पड़ता है व्यक्तित्व पर। अब इसके बारे में जानते हैं। किसी स्थान की प्रकृति एवं जलवायु का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत पड़ता है। किसी स्थान की प्रकृति एवं जलवायु, यानी वहाँ की प्रकृति कैसी है, यानी नेचर कैसा है, और वहाँ की जलवायु कैसी है, तो इसका भी प्रभाव क्या होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है। ठंडे स्थान के लोग गोरे और स्वस्थ, यानी जहाँ पर ठंडक होगी तो वहाँ के लोग क्या होंगे, गोरे होते हैं और क्या होते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो वही बताया गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि व्यक्ति के आसपास, समाज में और घर की परिस्थितियों का प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ता है। यानी व्यक्ति जहाँ पर रह रहा है तो वहाँ के आसपास के जो समाज है, यानी वहाँ के समाज कैसा है, और घर की परिस्थितियाँ, यानी घर की जो परिस्थिति है वो किस हिसाब की, इसका भी प्रभाव किस पर पड़ता है, व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो वही कहा गया है कि व्यक्ति के आसपास, समाज में और घर की परिस्थितियों का प्रभाव भी क्या होता है, व्यक्तित्व पर पड़ता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है व्यक्ति का खान पान, रीति रिवाज, संस्कृति, रहन सहन आदि चीज़ों का असर व्यक्तित्व पर पड़ता है। व्यक्ति क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, रीति रिवाजें क्या है, इन सब, संस्कृति उनकी क्या है, इन सब का रहन सहन, जो ये सब चीज़ें होती हैं, इसका भी क्या प्रभाव होता है, इसका भी प्रभाव किस पर पड़ता है, व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो आई होप कि आप लोगों को
ये चीज़ समझ में आई होगी कि जो वंशानुक्रम होता है उसका कितना इफ़ेक्ट पड़ता है पर्सनालिटी पर यानी व्यक्तित्व पर। इसके बाद जो वातावरण होता है तो उसका जो प्रभाव होता है वो किस हिसाब से पड़ता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है व्यक्तित्व परीक्षण यानी पर्सनालिटी टेस्ट। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं कि जो व्यक्तित्व परीक्षण होता है ये क्या होता है। बच्चों को व्यापारिक, शैक्षिक, सामाजिक शिक्षा, बच्चों को व्यापारिक, शैक्षिक, सामाजिक शिक्षा देने के लिए व्यक्तित्व का जानना जरूरी है। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि बच्चों को व्यापारिक, शैक्षिक, सामाजिक शिक्षा देने के लिए क्या व्यक्तित्व का जानना जरूरी था। तो चलिए अब जानते हैं इनके बारे में। कहा जा रहा है कि व्यक्तित्व के मापन के लिए अनेक विधियों और परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तित्व के मापन के लिए क्या किया जाता है? अनेक विधियां अपनाई जाती हैं और अनेक परीक्षण का भी प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला आ रहा है आत्मनिष्ठ विधि। ये आत्मनिष्ठ विधि क्या होती है? इसके अंतर्गत कई सारी विधियाँ आएंगी। जीवन इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि और आत्मकथा लेखन विधि। ये सब क्या होती है इनके बारे में हम लोग आगे डीप में पढ़ेंगे। अगला आ रहा है वस्तुनिष्ठ विधि। ये वस्तुनिष्ठ विधि क्या होती है? अब इसके अंतर्गत भी कई सारी विधियाँ आती हैं। कौन कौन सी आती है? नियंत्रित निरीक्षण, मापन रेखा विधि, तीसरा कह रहा है समाज मिति विधि और जो चौथा है वो कह रहा है शारीरिक परीक्षण। ठीक, ये भी आते हैं। तो इन सब के माध्यम से भी क्या होता है? व्यक्तित्व को हम लोग समझते हैं। ठीक, रुकिए एक सेकेंड। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो मतलब आत्मनिष्ठ विधि होती है तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जीवन इतिहास विधि, दूसरा कह रहा है प्रश्नावली विधि और तीसरा कह रहा है साक्षात्कार विधि और जो चौथा है वो कह रहा है आत्मकथा लेखन विधि। ठीक, इसके बाद जो दूसरी आ रही है वो आ रही है वस्तुनिष्ठ विधि। इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रित निरीक्षण, मापन रेखा विधि, तीसरी आ रही है समाज मिति विधि और जो चौथा आ रहा है वो आ रहा है शारीरिक परीक्षण। ये सब इनके अंतर्गत पढ़ेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आ रहा है प्रक्षेपी विधि। तो प्रक्षेपी विधि है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत पहला आएगा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, दूसरा आएगा बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण, तीसरा आएगा रोशार्क स्याही धब्बा परीक्षण, चौथा आएगा कहानी पूर्ति परीक्षण। इन सब के बारे में लोग डीप में पढ़ेंगे आगे चल के। अब जो आ रहा है वो आ रहा है आत्मनिष्ठ विधियाँ। ये आत्मनिष्ठ विधियाँ क्या होती हैं इनके बारे में जानते हैं। आत्मनिष्ठ विधि में व्यक्तित्व की जांच स्वयं अध्यापक परीक्षण के द्वारा की जाती है। आत्मनिष्ठ विधि में क्या होगा कि आत्मनिष्ठ विधि में व्यक्तित्व की जांच स्वयं अध्यापक परीक्षण के द्वारा की जाती है। यानी अध्यापक होंगे तो वो क्या करेंगे? बच्चे का परीक्षण करेंगे। ठीक, इसके बाद फिर आ रहा है जीवन इतिहास विधि। ये क्या होती है? इस विधि में व्यक्ति के परिवार, आस पड़ोस, सगे संबंधी से चीज़ें पता करना और उसका शारीरिक विशेषताएं, शारीरिक स्वास्थ्य के आधार पर व्यक्तित्व का मापन होता है, जैसे मनोवैज्ञानिक रोगों के उपचार के लिए। ठीक, ये क्या होती है? ये होती है जीवन इतिहास विधि। इसके माध्यम से क्या होता है? इस विधि में व्यक्ति के परिवार, आस पड़ोस, इन सब के बारे में क्या होता है? चीज़ों को पता करना किया जाता है और शारीरिक विशेषताएं, शारीरिक स्वास्थ्य के आधार पर क्या होता है? व्यक्तित्व का मापन होता है। यानी इसमें सब लोग आ जाते हैं। ठीक, अब जो अगली विधि आ रही है वो कौन सी आ रही है? अगली आ रही है प्रश्नावली विधि। ये जो प्रश्नावली विधि होती है अब इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होती है। इसमें पेपर में प्रश्न दिए जाते हैं और उनका उत्तर हाँ ना में दिया जाता है। इससे व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। जैसे सरकारी नौकरियों के चुनाव में प्रश्नावली विधि का मतलब प्रश्न मतलब वही हुआ कि प्रश्नावली का मतलब क्या हो गया? प्रश्न हो गया। तो वही कहा जा रहा है कि इसमें क्या होगा? क्वेश्चन दिए जाएंगे और फिर क्या होगा? आप लोगों को आंसर लिखना पड़ेगा हाँ ना में। तो फिर जैसे सरकारी नौकरी के लिए आप लोग गवर्नमेंट जॉब में जाते हो, एग्जाम देने जाते हो नहीं जाते हो, इसके बाद फिर वही होता है तो आप लोग पेपर देते हो। तो वही कहा गया है कि इसमें पेपर में प्रश्न दिए जाते हैं और उनका उत्तर हाँ हाँ नहीं में देना होता है। इससे व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। ठीक, इसके बाद अगला आ रहा है साक्षात्कार विधि। ये जो साक्षात्कार होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं?
साक्षात्कार आप लोग हिंदी वर्ड से शायद ना समझ पाओ, तो इसको इंटरव्यू जो होता है हम लोगों का, तो इसी को बोलते हैं साक्षात्कार। ठीक, तो अब आई हम लोग की अगली विधि साक्षात्कार विधि। इसको बोलते हैं इंटरव्यू मेथड। इसमें व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है और उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। यानी व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है। सरकारी नौकरियों के समय आप लोगों ने देखा होगा कि केवीएस वगैरह की जॉब हुआ करती हैं, और जो मतलब कि जो जॉब होती है जिनमें इंटरव्यू हुआ करता है, तो पहले तो एग्जाम हो जाता है, फिर इसके बाद इंटरव्यू होता है ना। तो उसमें यही होता है कि इंसान का व्यक्तित्व देखा जाता है कि इंसान किस हिसाब का उससे क्या किए जाते हैं, क्वेश्चन किए जाते हैं। तो वही कहा गया कि नौकरियों के समय होते आए ये। अब जो अगला आ रहा है वो क्या आ रहा है, अब आ रहा है आत्मकथा लेखन। इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होती है। ऑटोबायोग्राफी मेथड, ये क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। इसमें व्यक्ति को एक शीर्षक दिया जाता है और उससे अपने बारे में लिखने को कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक शीर्षक दिया जाता है और क्या कहा जाता है व्यक्ति से कि अपने बारे में, मतलब कि इसमें क्या करो, शीर्षक दे दिया जाएगा, फिर कहा जाएगा कि अपने शब्दों में से क्या करो, इसके बारे में लिख डालो। फिर हम लोगों की अगली विधि आ रही है वस्तुनिष्ठ विधि, यानी ऑब्जेक्टिव मेथड। ये क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। तो वस्तुनिष्ठ विधि में व्यक्ति के बाह्य व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता है कि यानी जो व्यक्ति है तो उसका बाह्य व्यवहार है वो क्या है, यानी उसका बाहरी मतलब व्यवहार है वो क्या है। तो ये सब होता है। तो आई होगी आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिया होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों ने क्या किया हो, नोट्स ना बनाए हो तो बना लीजिएगा, और क्या करिएगा, क्लास भी बिल्कुल क्रम से लेते चलिएगा। और क्या करिएगा, वीडियो को दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आज क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए तो उससे भी हो जाइए। उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और वहाँ पर PDF वगैरह भी मिलते हैं। तो चलिए आज क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।